हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी के जो भी आप एस्पिरेंट्स हैं, आइदर आप 2020 के इंटरव्यू में अपियर होने वाले हो या 2021 के इंटरव्यू में अपियर होगे या 2022 में आप एग्जाम में अपियर होगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप हारे हुए महसूस करते हो, एनर्जी नहीं मिल पा रहा है या ये लगता है कि क्या होगा नहीं होगा, इसको जरूर आप देखें। इस डीएएफ एनालिसिस को जरूर देखें। एक कैंडिडेट को के बारे में मैं बता रहा हूं जो सिलेक्टेड हैं, फाइनली इस समय ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, बीएसएफ में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये हमारे 2018 में, जो हमने 2018 में गाइड किया, उसमें से 7 कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए थे। 7 सेलेक्टेड में ये इनका पेपर 1 में हाईएस्ट स्कोर था। पेपर 1 में हाईएस्ट स्कोर, हाँ यस, इनके जस्ट ऑलमोस्ट क्लोज में, एकदम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, एकदम स्लाइटली क्लोज में ही एक और कैंडिडेट थे, तो फाइनली वो भी सिलेक्टेड हुए थे। तो उनका लेकिन नॉर्मल लिस्ट में था, इनका रिजर्व लिस्ट में आया। एनी हाउ सेलेक्ट हुए। और कहीं ना कहीं जो होता है, आप हिम्मत नहीं हारते हो, और समटाइम लक लक भी मायने किस वजह से रखता है, मैं ये भी आपको बता रहा हूं। तो इस वजह से जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट होते हैं, जो हिंदी माध्यम से होते हैं, उनको लगता है कि हम सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, आप सेलेक्ट हो सकते हैं, आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, 2018 एक तरह से ये 2018 बैच के हैं। 2018 में सिलेक्शन कहीं ना कहीं आसान रिलेटिवली था, क्योंकि सीट बहुत ज्यादा था। और जो भी पेपर लेवल ये सारे को देखते हुए, जिन लोगों ने थोड़ा सा भी पुश किया था, वो आराम से क्वालिफाई किए। कहीं भी एक बात मान लो कि जिनको लगता है कि सीट कम है, अधिक है, आपको 1,000 भी सीट दे देगा, तो जब तक आप अवेयर नहीं होगे, जब तक आप मेहनत अच्छे तरीके से नहीं करोगे, प्रॉपर तरीका से अपने को पुश नहीं करोगे, तो मुश्किल होगा। आप किसी भी स्थिति में देखो, आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठने जा रहे हो, यस, कुछ कैंडिडेट ये बोलेंगे कि अरे सिंपल है, हो गया। मैं खुद यही कहता था अपने टाइम में कि अरे यार सिंपल है, हो जाएगा। सिंपल है हो जाएगा तब जब मैं उस स्थिति में हूं, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा हूं, सपोज सिविल सर्विसेज का या कुछ और का, तब हमारे लिए, आपके लिए, जिन लोगों ने जो सेलेक्ट हुए उनके लिए आसान हो सकता है। लॉट ऑफ कैंडिडेट, अरे यार मैंने तो कोई भी टेस्ट नहीं दिया ना, मैं कुछ भी दिया, डायरेक्ट गया एग्जाम में, मैं भी यही बोलता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रैंडम गए और हो जाओगे। यस, आपने ऑलरेडी यदि सिविल सर्विसेज का मेंस दिया हुआ है, सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पास आते हैं, यस सर मैं इसका जो इंटरव्यू के लिए या फिर जो कि हम इस बार एग्जाम दे रहे हैं, एक एक दो टेस्ट बस हम जस्ट देखना चाहते हैं, अदरवाइज हम सिविल सर्विसेज का ऑलरेडी मेंस दिए हुए। जो लड़का सिविल सर्विसेज का ऑलरेडी मेंस दिया हुआ है, तो आप समझो कि उसके डिजर्व करता है। तो इस कैंडिडेट का आप हर चीज जो हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले देखो, ये इनका मैंने इस वजह से इसमें डाला है कि यदि आप मेन लिस्ट में सर्च करोगे तो इनका नेम नहीं आएगा, क्योंकि ये सेलेक्ट उस समय, जो आपका ये ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ था वो 6/8, ये 90 इसका मतलब है कि 2018 इनका लास्ट अटेम्प्ट था। चूंकि ओबीसी में थे, तो ओबीसी का कट ऑफ जो है, वो जो मेन आपका लिस्ट था उसमें 281 गया था, और इनका 280 था। तो यानी कि एकदम जस्ट 1 मार्क से इनका नहीं हुआ। तो इनका देखो, टोटल आपका पेपर 1 में 134.98, यानी एक कैंडिडेट और था, उसको 134 पॉइंट समथिंग था, लेकिन वो सिलेक्टेड, वो भी सिलेक्टेड है, लेकिन वो ऑलरेडी अब स्टेट पुलिस में डीएसपी हो गया है। तो इनका मेरे जो कैंडिडेट जो 7 सेलेक्टेड थे, पेपर 1 में इनका हाईएस्ट था, और ये भी कहो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट में ये इनका पेपर 2 में लोएस्ट था। ये एक आयरनी कह सकते हो कि पेपर 1 में इनका हाईएस्ट है और पेपर 2 में लोएस्ट है। फिर देखो पर्सनालिटी टेस्ट, इनका पर्सनालिटी टेस्ट एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। इनफैक्ट 2017 बैच में भी इनका सिलेक्शन न होने का यही कारण था कि पर्सनालिटी टेस्ट जो था वो उसमें आपका इंटरव्यू में बहुत खराब मिला। इसका कारण भी था कि ये शायद मैंने कभी बताया होगा
इनके बारे में कि जब भी ये खड़ा होते थे या तो एक बेचारगी की हालत में रहता था। ऑब्वियसली है कि अब वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब ट्रेनिंग करके और निकलेंगे तो ऑब्वियसली है कि एक पर्सनालिटी इनकी बहुत अच्छी होगी, मींस कमिंग डेज में जस्ट 2-3 महीने में और ट्रेनिंग इनकी फिनिश हो जाएगी। कहीं भी आप जब 1 ईयर ट्रेनिंग में होते हो तो आपकी पर्सनालिटी निखर करके सामने आती है। यस, सम एक्सेप्शनल होते हैं जिनकी पर्सनालिटी ट्रेनिंग के बाद भी नहीं सुधर पाती है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद ये स्थिति अच्छी हो जाएगी। इनका प्रॉब्लम सबसे यही मैं मानता हूं कि और तो जो भी देखो रिटन में 134.98 यानी कि देखो 4 क्वेश्चन ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए गए थे 2018 में। तो 4 क्वेश्चन एलिमिनेट करने के बाद उस स्टैंडर्ड से, उस स्टैंडर्ड का पेपर जो 2018 में था, जो सिचुएशन, तो मैं समझता हूं कि नॉट बैड, ये इनफैक्ट बहुत अच्छा मार्क्स इसमें था। ठीक है, पेपर 2 इनका डिमेरिट था, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुई, यानी कि एक तरह से इनका यदि सिलेक्शन है तो सिर्फ इसके बूते पे है, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी का मार्क्स भी मायने रखता है। तो इनका देखो 1990 इनका डेट ऑफ बर्थ था, ओबीसी में थे। अब जस्ट इमेजिन करो कि इनका 1 अगस्त यदि होता तो इनका ये इलिजिबल उस समय नहीं होते। तो कहीं ना कहीं लक भी था, परसिस्टेंटली ये 2000 आगे देखोगे 2013, 15, 16, 17 और 18, ये 5 इयर्स में इन्होंने एग्जाम दिया। तो कहीं ना कहीं परसिस्टेंट आप रहे, पेपर 1 में हमेशा अच्छा किए। अब समझ सकते हो यदि आप 5 ईयर से कंटिन्यूअस एग्जाम दे रहे हो और उसके बाद पेपर 2 में सुधार नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटेलिटी है ये आप सुधार, ये देखो कभी भी मेरे लिए ये नहीं है कि जो सिलेक्टेड हो गए हैं वो बहुत तुर्रम खान हो गए हैं। यस, आपने प्रूव किया है कहीं ना कहीं कि आप डिजर्व करते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप तुर्रम खान। जिनकी जो डिमेरिट्स है वो मैं हाईलाइट करूंगा। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जो सिलेक्टेड नहीं हुए हैं लेकिन वो डिजर्व करते थे और वो बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, तो नो डाउट वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीका से सेलेक्ट होंगे। लेकिन ये इनका डिमेरिट है कि आप 5th अटेम्प्ट में दे रहे हो, आप अच्छे जगह से पढ़े हुए हो, उसके बावजूद भी आप 62 ला रहे हो 5th अटेम्प्ट में, दैट इज योर डिमेरिट। ठीक है, अब इनका और देखो ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हर जगह एवरेज, एक एवरेज कैंडिडेट रहे हैं। ठीक है, तो देखो 2006 में इन्होंने 10th पास किया, जो भी है यूपी बोर्ड से। ठीक है, 12th इन्होंने 2008 में किया यूपी बोर्ड से, और बीटेक इन्होंने फर्स्ट डिवीजन जो भी है ये 2014 में इन्होंने कंप्लीट किया, केमिकल टेक्नोलॉजी, हारकोट बटलर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, एचबीटीआई कानपुर जो है वन ऑफ द, अभी रिसेंट टाइम में थोड़ी सी स्थिति इसकी खराब हो गई है, अदरवाइज ये वन ऑफ द, इनफैक्ट जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे इंजीनियरिंग का तो ये एक तरह से टॉप में, आपका टॉप 20 में ये इंस्टीट्यूट आता था, एचबीटीआई कानपुर। अब एचबीटीआई कानपुर से आप हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर से पढ़ करके 4 इयर्स आपने वहां केमिकल टेक्नोलॉजी पढ़ा, और केमिकल टेक्नोलॉजी और लेदर टेक्नोलॉजी मान ली जाए जो भी पढ़ा, उसके बाद आपका पेपर 2 में 62 मार्क्स आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप और इस एग्जाम को कंटिन्यूअसली दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप में डिमेरिट थी। बट एट द एंड ऑफ द डे जो भी है सिलेक्ट हुए। तो ये इनकी स्थिति थी कि एक हर वो चीज में फर्स्ट डिवीजन लाए, लेकिन जस्ट मीडियम कैंडिडेट रहे। इनका जो फोर्स प्रेफरेंस था, तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस आपका ये था एसएसबी, सेकेंड आपका सीआईएसएफ था, थर्ड में आपका आईटी बीपी था, और फोर्थ में इनका बीएसएफ था, और फिफ्थ में जो है वो सीआईएसएफ। तो इनको ये बीएसएफ मिला। ठीक है, बीएसएफ में ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी देखो इनका लास्ट अटेम्प्ट, और लास्ट अटेम्प्ट में भी लकी हैं कि यदि इनका जो डेट ऑफ बर्थ होता 1990 में, यदि 1 अगस्त या उससे पहले होता तो ये 2018 में सेलेक्ट नहीं होते। तो सम टाइम ये भी लक आपका फेवर करता है, मैटर करता है। बहुत बार क्या होते हैं, आप यंगेस्ट कैंडिडेट होते हैं क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ इस ढंग से पड़ता है कि आप यंगेस्ट में हो गए, आप उस अनुसार आप डिजर्व कर रहे हो। तो होता है सम टाइम यंगेस्ट में आपका फेवर कर जाता है लक, और सम टाइम होता है कि आपका एक्सपायर डेट हो रहा था, आप लास्ट अटेम्प्ट पढ़ रहा था, लेकिन आप ये कर गए। ठीक है, ये है। अब देखो इसमें भी फादर्स प्रोफेशन एग्रीकल्चर, मदर हाउसवाइफ, फादर्स एनुअल इनकम 36,000 ओनली, मदर्स जीरो।
तो एक ये भी देखो कहीं ना कहीं ये मायने रखता है। नो डाउट आज के डेट में 36,000 कोई मायने नहीं रखता है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन ए लॉट ऑफ फैमिली हैं अभी भी रूरल एरिया में। आप जब देखोगे, रूरल एरिया में आप जाओगे, आप में से बहुत सारे हो जो कि उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो जहां की आपके लिए 1,000 रुपए पे करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैंने अभी इस समय प्रोग्राम चलाया, मैंने 1500 भी चार्ज किया, तो बहुत सारे कैंडिडेट बोले हम 1500 भी पे नहीं कर सकते हैं। तो उस बैकग्राउंड से यदि आप आते हो और इसमें से, तो एक मोटिवेशन का ये सोर्स लो कि कहीं ना कहीं एनुअल इनकम इनका 36,000। देखो क्या होता है कि फार्मर्स यदि होते हैं तो एनुअल इनकम यदि आपका 36,000, 40,000, 50,000 भी होता है, तो बहुत लोगों का काम इस वजह से चल जाता है कि आपको जो भी है चावल दाल गेहूं ये सारी चीजें हैं घर में मिल जाती है। थोड़ी सी आप मेहनत करते हो तो सब्जी तेल ये सब जो है ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीजें आपको घर से मिल जाती है, घर में हो जाता है। तो आपको एक्सपेंडिचर नहीं बहुत अधिक नहीं पड़ता है। रहने के लिए आपके पास अपना घर होता है, ये जो भी है जानवर वगैरह एक आध रखे हुए हैं तो दूध वगैरह जो भी है मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि सेल्फ सफिशियंसी होती है। और दिस इज ट्रूथ ऑफ द डे। मैं खुद एक मैं पिताजी किसान है तो मैं वो चीज देखता हूँ कि ऑलमोस्ट जो है वेजिटेबल से लेकर के सारी चीजें कहीं ना कहीं वो अपनी मेहनत से उगा लेते हैं। तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यस आज के डेट में जरूरत पड़ती ही है बहुत सारी चीजें। तो एक ये इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं जब मैं इनका मॉक इंटरव्यू ले रहा था और मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन में, देखो इंटरव्यू के प्रिपरेशन जब होता है तो आप प्रॉपर तरीका से उस कैंडिडेट से जुड़ते हो। शायद रिटेन वाले पार्ट में जो होता है तो आप कैंडिडेट का कॉपी चेक करते हो, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते हो। लेकिन जब डीएएफ एनालिसिस करते हो, इंटरव्यू जिस भी कैंडिडेट का करते हो, तो उसमें आप डीप जाते हो, थॉरोलो जाते हो। जितना आप, मेरे लिए खुद एज ए मेंटोर, मैं हर स्टूडेंट का प्रॉपर तरीका से एनालिसिस करता हूँ, उसके जो भी है स्वोट एनालिसिस की, ड्रॉबैक आपका क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो मैं एक देखता था कहीं ना कहीं इनमें जो 83 मात्र इंटरव्यू में आया, मैं कब कोई भी कैंडिडेट हो वो चाहे सेलेक्टेड हो या नॉन सेलेक्टेड हो, जो भी जिसका 90 से कम इंटरव्यू में आ रहा है, मैं समझता हूँ कि आपका बहुत पुअर परफॉर्मेंस था। 100 और 100+ जो है वो बहुत अच्छा मैं मानता हूँ। और अदरवाइज आप एवरेज कैंडिडेट हो तो इंटरव्यू में आपके आने चाहिए 90 से 100 के बीच में आने चाहिए। एवरेज कैंडिडेट हो तो 90 से बिलो मैं बहुत पुअर परफॉर्मेंस मानता हूं। और 100+ जो है उनको बहुत अच्छा मानता हूं। और 105+ जो है उनको मैं एक्सेलेंट मानता हूं। दिस इज द बेंचमार्क व्हाट एवर आई हैव ऑब्जर्व्ड द थिंग्स। ठीक है, तो ये आपका है। अब लैंग्वेज में देखो ये है रीड ओनली स्पीक ओनली, तो ये आपने हिंदी माध्यम लिखा है, तो कहीं ना कहीं ये जो है देखो इनका जो मदर टंग है हिंदी है, हिंदी में ही इन्होंने लिखा है चीजों को। तो इनका जो भी है और हिंदी एक्चुअली इंग्लिश भी लिखना चाहिए। तो लेकिन कुछ बहुत सारे ये प्रॉब्लम मैं बहुत सारे कैंडिडेट को देखता हूं कि यहाँ लैंग्वेज में इवन इफ आपका मदर टंग हिंदी है तो कहीं ना कहीं आपने 10th 12th में इंग्लिश पढ़ा ही है, ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ा ही है। ठीक है, फिर इनका जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर में है पोजीशन हेल्ड, तो ये आप जो भी है कॉलेज में आपका कहीं ना कहीं ये चीज जो है थोड़ा सा ना, जो आप ना क्रॉस लिनक्स 12 टू कोरियम ये 2K13 ये सबको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी मायने रखता है। आप ये जो लिख दिए हो, जस्ट इमेजिन करो कि कोई भी नहीं समझेगा ना उस कंटेक्स्ट का, और ये आपका थोड़ा सा ड्रॉबैक जो पड़ता है किसी चीज को, जो कुछ चीजें हैं अब नॉर्मल है। मान के चलो कि ग्रुप लीडर ऑफ एनएसएस लिख दिए, तो एनएसएस को सब जानते हैं, या आपने एनसीसी किया हुआ है उसमें टीम लीडर रहे या व्हाटसोएवर रहे, तो हर कोई जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसा टेक्निकल ये टर्म जो लिखे हैं, तो ये कोई भी वही जानेगा ना जो आपके साथ रह चुका है, आपके कंटेक्स्ट में रह चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके मार्क्स हैं ये भी इसमें से प्रॉब्लम ये होते हैं। फिर देखो है वॉचिंग RS TV और ये, ठीक है, कुकिंग, हेल्पिंग अदर्स। अब हेल्पिंग अदर्स का मतलब क्या है, ये कुछ चीजों को हाईलाइट करोगे ना कि किस ढंग से हेल्प कर रहे हो, या तो बच्चों को पढ़ने में मदद कर रहे हो या बूढ़े बुजुर्ग को मदद कर रहे हो। हेल्पिंग अदर यार कोई भी अपने ये में हेल्प करता है, कोई भी ये नहीं लिखेगा कि टॉर्चरिंग अदर्स। नहीं, आप टॉर्चर तो किसी को नहीं कर सकते हो ना ये, और करते भी हो यदि उसमें मजा आता है तब भी आप ये नहीं। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये भी चीज मायने रखता है। रनिंग एंड फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, सॉन्ग्स एंड मूवीज। अब तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं यदि आप
एक प्रॉब्लम क्या होता ना, जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट होते हो और उसमें से थोड़ी सी ये करते हो तो थोड़ा सा एक्सेप्ट उन लोग करते हैं। अब फिफ्थ अटेम्प्ट आप लिख रहे हो तो इन्होंने 14 में सिर्फ नहीं लिखा, लेकिन 13, 15, 16, 17, 18 ये आप फिफ्थ अटेम्प्ट आपका हो रहा है। उसके बाद भी आप उसके पहले इंटरव्यू में आप जा चुके हो, इंटरव्यू में पहले भी आप देख चुके हो कि यस आपका प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद आप अपने में सुधार नहीं करते हो, ये मायने रखता है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जो होते हैं ना कैंडिडेट, तो थोड़ा सा लेनियंसी दिखाते हैं कि यस इस कैंडिडेट को बहुत सारा अवेयरनेस नहीं था। लेकिन आज की डेट में इंटरनेट के एज में आप ये नहीं कर सकते हो, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तब भी आप अवेयर हो, जो चीजें पता नहीं है आप कोई भी मेंटोर से या फिर कहीं भी इंटरनेट से बहुत सारी चीजें आज अवेलेबल है। आज से 10 ईयर्स पहले यदि जाओ तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती थी। इनफैक्ट मैं खुद ही जब प्रिपरेशन कर रहा था तो इनफैक्ट असिस्टेंट कमांडेंट के लिए मैं एटलीस्ट नहीं जानता था कि चलो कोई ये, और मुझे एक्चुअली मतलब भी नहीं था, मैं सेल्फ ही इतना सफिशियंट था कि मुझे जरूरत नहीं कहीं पड़ा। लेकिन शायद होता तो हो सकता मैं देखता, लेकिन मैंने किसी भी स्टेज पे कहीं भी हेल्प लेने का सोचा ही नहीं था। बट आप फिफ्थ अटेम्प्ट में दे रहे हो, इस समय सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ये स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो होता है ना, 1 मार्क 2 मार्क, यदि इनका जस्ट एक नंबर और एक्स्ट्रा आता तो ये मेन लिस्ट में आए हुए होते, रिजर्व लिस्ट में आते हो तो आपको इंतजार करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस हम्बल बैकग्राउंड के एस्पिरेंट हैं, इनको जो भी इंटरव्यू दे रहे हो 2020 वाले में, जो भी हमसे जुड़ना चाहते हो वो मोस्ट वेलकम है। और जो भी 2021 में भी दोगे उनके लिए भी ये देखने की जरूरत है। और जो 2022 के लिए 22 में जो भी अपियर होगे रिटर्न में, तो उनके लिए भी ये चीज देखना जरूरी है। मोटिवेशन का एक सोर्स है। इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जब मैं 2018 वाले कैंडिडेट्स का इंटरव्यू का प्रिपरेशन करा रहा था, तो उस समय मैं क्या है ना कि सिर्फ संडे के संडे वहाँ क्लासेस लेता था, क्योंकि मैं परमानेंट जो हमारा क्लासरूम था तो वो हम तब तक छोड़ चुके थे, क्योंकि रेगुलर क्लासेस फिर हमने बंद कर दिया था। तो 2018 वाले का 2019 में चल रहा था, तो हम संडे संडे सिर्फ क्लास लेते थे कि वहाँ हम रेंट देते थे कि चलो हमें सिर्फ वीकेंड में चाहिए क्लास। तो फिर इन लोगों का मैं प्रिपरेशन कराता था। तो फॉर्चुनेटली इलाहाबाद के ये जो जिनका बैठा करके, तो मैं चंद्रशेखर आजाद पार्क में इन लोगों को बुला लेता था और शाम में 2 घंटे इन लोगों से बातें करता था, पर्सनल चीजें जो भी है डिलीवर करता था। दैट वाज ए नाइस एक्सपीरियंस, वो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था। तो कोई भी जैसे देखो जो भी इंटरव्यू में हमसे जुड़ते हो, तो मेरे लिए ये लास्ट टाइम या जो भी है कि मैंने 2019 बैच में है तो सबको हमने फ्री में जितने भी थे सबको गाइडेंस दिया। इस बार मैं देखो आपसे 2500 चार्ज कर रहा हूँ कि यस यदि आपको लगता है कि थोड़ा सा फायदा हो सकता है तो आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और मैं कोई बहुत ज्यादा चार्ज नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम ये कर रहा हूँ। और मिनिमम इस वजह से भी कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमें भी अपने जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। अब बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, या फिर जैसे मॉक इंटरव्यू होगा तो उसमें जैसे एक मॉक होगा, फर्स्ट होगा, उसमें मैं 1 to 1 लूंगा, फिर उसके बाद पैनल में मेंबर्स को भी ये रखना होगा। तो लॉट ऑफ थिंग्स को कवर करना पड़ता है। और तो यदि आपका 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर बढ़ जाता है तो बाद में फिर आपको रियलाइज होता है कि यस ये चीज हम किए हुए होते। तो अभी आपके पास जो भी है गिव योर बेस्ट। और एक एक नंबर आपने देखा ही क्या सिचुएशन है कि पेपर 1 में ये हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट में 7 में से 7 जो सिलेक्टेड हुए उसमें हाईएस्ट स्कोर है। लेकिन पेपर 2 में आपका लोएस्ट, इंटरव्यू में भी आपका कहीं ना कहीं ये देखो इंटरव्यू का तैयारी कराया, उसके बाद लास्ट टाइम जो था 2017 में इससे भी इन्होंने पुअर परफॉर्मेंस किया था। तो कुछ चीजें आपका क्या है ना कि हम प्रिपरेशन करवा सकते हैं, और जो चीजें आपको बताया जाता है उस चीज को बहुत बार आप फॉलो नहीं करते हो तो आपका डिमेरिट होता है। ठीक है, कुछ कैंडिडेट जो 66 भी तो लाने वाले हैं, 66 लाने वाले हैं, 67 लाने वाले हैं, 70 लाने वाले हैं, इनका लास्ट टाइम और बहुत बुरा स्थिति था। तो एनी हाउ कुछ ऊपर ये आए। और मैं समझता हूँ कि मैं मेजोरिटी जो भी कैंडिडेट्स को देखा तो सब ठीक ठाक लाए। कुछ कैंडिडेट थे 100 या 100+ वाले भी थे। तो जो आप अच्छे तरीके से करते हो तो मैं समझता हूं कि आप 100 तक मैं पहुंचा दूंगा यदि आप पूरी तरह से अपने को डेडिकेट करते हो तो। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है, डाउट है, चाहे वो 2022 के क्लासेस के लिए या इंटरव्यू के लिए, मॉक इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।